तो स्वागत है आप सबका फिनशाला की इस नए वीडियो पर। हम बात कर रहे हैं NISM सीरीज 5A जो कि है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन। इसका ये सेकंड वीडियो है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम को अगर क्लियर करना है, चैप्टर वाइज मैं आपके सामने में 10-10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन है। पहले चैप्टर का क्वेश्चन हमने कर चुका है। अगर आप इक्विटी डेरिवेटिव देने में इंटरेस्टेड हो तो हमने इक्विटी डेरिवेटिव के 10 चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन की सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। वो अवेलेबल है, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। और हम यहां पर हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि है कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अब बिना कोई वक्त गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और उसका पहला क्वेश्चन है, डैश इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस द स्कीम इज लिक्विडेटेड। यानी अगर स्कीम को हम बंद कर देते हैं तो पर यूनिट हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी है नेट एसेट वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी है मार्केट प्राइस और ऑप्शन नंबर डी है एग्जिट लोड। तो ये होगा नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम NAV भी कहते हैं। तो अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड में डील करते हो तो जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है NAV, क्योंकि आपकी परचेजिंग भी NAV के बेसिस पे होती है और रिडम्पशन भी NAV के बेसिस पे ही होता है। ठीक है। Question number 2. Each mutual fund scheme must have a stated investment objective. State whether true or false. तो इसका आंसर होगा ट्रू। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप कोई म्यूचुअल फंड्स देखते हो तो उसका एक नाम होता है कि भाई वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, अगर डिजिटल फंड है। तो अगर जब भी आप ये नाम देखते हो तो आपको आधी कहानी तो नाम से ही पता चल जाती है कि ये किस जगह में ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। तो एक थीम आपको पता चल जाती है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। नाउ विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एज एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। क्या आपको कस्टमाइज पोर्टफोलियो मिलता है? नहीं। कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक्स एंड बॉन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, ये भी बिल्कुल नहीं है। एक इंपॉर्टेंस आपको मिलती है, वो मिलती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है और एक ई है। 5 इन्वेस्टर है। ए ने डाला 10,000, बी ने डाला 1 लाख, सी ने डाला 10 लाख, यहां पर आए 1 करोड़। इसको सीधा सीधा मैं 1 करोड़ कर देता हूं। ठीक है। एंड इसके बाद में आया 10 करोड़। हर आदमी ने अपने हिसाब से पैसे डाले हैं, लेकिन अगर यही मात्र 5 लोग हैं पूरी स्कीम में तो क्या होगा? 11 करोड़, 11,10,000 रुपए। 1 करोड़, 11 लाख एंड 10,000 रुपीज। ये है कॉर्पस। ये कॉर्पस किसको मिल रहा है? ये कॉर्पस मिल रहा है फंड मैनेजर को। और फंड मैनेजर क्या कर रहा है? फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है। अब आपने 10,000 लगाए हैं ए ने, तो उसे 10,000 के ऊपर में रिटर्न आएगा। सपोज ये जो पूरा कॉर्पस लगा, ये कॉर्पस ने 10% का रिटर्न दिया, तो 10,000 वाले के पैसे हो गए 11,000, 1 लाख वाले के हो गए 1,10,000, 10 लाख वाले के हो गए 11 लाख और 1 करोड़ वाले के हो गए 1,10,00,000। तो देखिए हुआ क्या यहां पर, जितने इन्वेस्टर्स थे सबके पैसे एक जगह जुड़े और वो इन्वेस्ट हो गए। तो इसमें क्या होता है, सबके पैसे जब एक साथ जुड़ते हैं तो वहां पे आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलती है। अब द ट्रांसपेरेंसी लेवल इन म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लो। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, पहला तो इसका आंसर है फॉल्स। फॉल्स यानी मैंने क्रॉस किया है, इसका मतलब ये गलत आंसर नहीं है। आंसर है कि ट्रांसपेरेंसी लेवल लो नहीं है, हाई है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स।
ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, इंडियन म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है, उसके जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है बेस्ट इन द वर्ल्ड है। आपको वर्ल्ड में शायद ही कोई कंट्री मिलेगी जहां पे डिस्क्लोजर नॉर्म्स इतने बढ़िया हैं जितने कि इंडिया में। तो इंडिया इज अ वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जो आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड हैव फिक्स्ड मेच्योरिटी डेट। यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको उसको पहले से आपको पता होता है इसकी मेच्योरिटी कब है। तो ये होता है ओपन एंडेड में नहीं होता, एक्सचेंज ट्रेडेड में नहीं होता, इंटरवल फंड में नहीं होता, ये होता है क्लोज्ड एंडेड फंड। क्लोज्ड एंडेड फंड का मतलब ही यही होता है, इसकी एक स्टार्टिंग डेट होती है जहां पे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, स्टार्टिंग डेट से ये फंड स्टार्ट होता है और उसकी पहले से डिसाइडेड एक एंड डेट होती है। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डैश टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम intend to provide reasonable income along with high liquidity by investing overnight securities having maturity of 1 business day। तो देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म, उससे छोटा होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, उसके बाद में होता है लिक्विड फंड, और सबसे लास्ट में आता है जो कि मिनिमम 1 दिन के लिए होता है, वो होता है आपका ओवरनाइट। तो इसका आंसर हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, आपका ये आंसर होगा ओवरनाइट फंड। ठीक है। अब द ट्रू वर्थ ऑफ अ यूनिट ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इज अदरवाइज कॉल्ड, सिंपल है, नेट एसेट वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी। अगर कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम की आपको वर्थ देखनी है तो नेट एसेट वैल्यू से आपको पता चल जाता है कि उसकी वर्थ कितनी है। ठीक है, उसकी प्राइस क्या चल रही है। The mark to market valuation is done on a daily basis for the calculation of the daily NAV of the mutual fund scheme. This results in daily fluctuation in the NAV of all the schemes. It is true or false? It is true। तो अगर आज आपके NAV की वैल्यू है 108 और ये गिर के 103 हो गया, तो आपको पता है कि 5 रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट डाउन है। तो ये आपको कहां से पता चलता है? मार्क टू मार्केट, जब NAV का मार्क टू मार्केट आता है तब। अब क्वेश्चन नंबर 9, द इन्वेस्टर कैन गेट इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन वर्सेस स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर एंड द एनएवी ऑफ द स्कीम। ये कहां से उसको पता चलेगा कि ये सारी चीजें अगर उसको पता करनी है, कहां से पता चलेगा? उसको पता चल सकता है किम से, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसको पता चल सकता है एसएआई से, राइट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और उसको पता चलता है एसआईडी से, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। से उसको पता चल सकता है कि कौन कौन से, उसको ये पता चल सकता है कि आपको कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं। सारी इंफॉर्मेशन ये 3 डॉक्यूमेंट में उसको अब मिल जाती है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेकेंड चैप्टर का। Specific scheme of mutual fund gives investors the benefit of deduction of the amount subscribed, that is 1.5 lakh in a financial year under section 80C, which in turn reduces their taxable income and therefore tax liability। तो वो उसको मिलता है ELSS स्कीम से, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है, जहां पर आप टैक्स भी बचा सकते हो और आप अपने पैसे को ग्रो भी कर सकते हो, क्योंकि ये होती है इक्विटी स्कीम। इनके रिटर्न्स 3 साल से ऊपर टाइम पीरियड में बहुत अच्छे होते हैं, लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है, सबसे शॉर्ट पीरियड होता है जहां पे आपको टैक्स ब्रेक मिलता है। कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देख लो, आपको मिनिमम 5 साल तक रखना पड़ता है, लेकिन ईएलएसएस 3 साल तक रखना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मेरी कोशिश ये है सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराने की, क्वेश्चंस के वेरिएशंस भी कराने की, और साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीजें बताने की जो आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन मैं अपना काम कर सकता हूं, मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से दे सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम चालू होता है।
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए और बढ़ाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो इन वीडियोस को देख सकें और आपके साथ म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन को एक शॉट में क्लियर कर सकें।